जय हिंद दोस्तों। चाइना में आज के दिन बहुत ही ज़्यादा डाउन इकोनॉमिक ग्रोथ है। डाउन तो नहीं कहेंगे, मगर ये इकोनॉमिक ग्रोथ चाइना के स्टैंडर्ड को मैच करते हुए नहीं दिखाई दे रही। मतलब चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ हाल फिलहाल में 5.5 दर्ज की गई है, जो कि एक समय 8 और 9 के दरमियान दिखाई देती थी। और ये सब अचानक नहीं हुआ है। आइए समझते हैं इस वीडियो में कि किस तरह शी जिनपिंग की वजह से बहुत से मामले गड़बड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं चाइना में, और कुछ डिसीजन प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के जो चाइना को अफेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं हाल फिलहाल में। 2019 के दिसंबर में सबसे पहले चाइना में कोविड वायरस आया। उसके बाद फरवरी में चाइना में एक्सप्लोजन हुआ और धीरे धीरे 2020 के अंत तक इंडिया में भी वो वायरस आ चुका था और पूरे विश्व में वो फैल चुका था। 2020 के अंत में प्रेसिडेंट ट्रंप कड़ी निंदा करते हुए चाइना की कहते हैं कि चाइना ने ही ये वायरस जानबूझ के इन्वेंट किया है और चाइना की वजह से ही ये दुनिया को सफ़र करने को मिल रहा है। इस कारण से WHO ने चाइना पे एक कमेटी बिठानी चाहिए और ये इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि चाइना की वजह से ये वायरस निकला है या नहीं। उस वक्त ट्रंप प्रेसिडेंट थे US के, और ट्रंप ने हेवी ट्रेड वॉर शुरू कर दिया था चाइना और US के बीच में। ट्रेड वॉर के कारण और जो इंटरनेशनल प्रेशर बन रहा था कंपनियों पे, और चाइना की बढ़ती हुई खराब छवि के कारण कंपनीज चाइना से निकलकर वियतनाम और इंडिया जैसे देशों में शिफ्ट होने लगी। एक्चुअली चाइना ने 2000 की शुरुआत से ही बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को बहुत ही ज़्यादा बूस्ट दिया। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ये है कि वेस्ट की तरफ जाने वाले जो सी लाइन्स है, जहाँ से ट्रेड होता है, उनको सिक्योर करने के लिए जहाँ से सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है उनके पास के जो पोर्ट है वो एक्वायर कर लिए चाइना ने। और चाइना ने ऐसा आश्वासन दिया उन गरीब देशों को कि हम ही आपके मसीहा हैं, हम ही आपके रखवाले हैं और हम आपका उद्धार करेंगे, हम आपकी मदद करेंगे। और चाइना ने बड़े बड़े देशों को जैसे पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश ऐसे गरीब देशों को एक्वायर कर लिया और पैसे देके, लोन देके अपने झांसे में फैला लिया। 2005 के बाद चाइना ने अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव स्टार्ट किया, जिसके बाद से 2006 में चाइना ने मलेशिया को एक ऑफ़र दिया कि हम आपकी फॉरेस्ट सिटी बनाएंगे, जो कि अगले 20 साल में बन के तैयार होगी और उसमें पूरा लागत आएगी $100 बिलियन। और ये सिटी इतनी भव्य होगी कि मलेशिया की आधी इकोनॉमी ये सिटी ही एक्वायर करेगी, ऐसा मलेशिया को ऑफ़र दिया। ये लुभावना ऑफ़र मलेशिया ने हाँ करके स्वीकार लिया। वैसा ही ऑफ़र श्रीलंका को हम्बनटोटा को पोर्ट पे दिया गया, और वैसा ही ऑफ़र पाकिस्तान को CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के रूप में पाकिस्तान को भी दिया गया था, जिसमें ग्वादर पोर्ट पूरा एक्वायर करेगा चाइना, ऐसे चाइना ने कहा था। चाइना ने सबसे पहले इन देशों को लोन दिया, उसके साथ एक शर्त जिसमें कि चाइनीज़ वर्कर ही यहाँ पे काम करेंगे और चाइनीज़ वर्कर ही फॉरेस्ट सिटी या फिर हो CPEC कॉरिडोर या फिर हम्बनटोटा यहाँ पे काम करेंगे और आपका पोर्ट या फिर जो कुछ काम है हम कंप्लीट करके देंगे। चाइना सोच रहा था कि ये सब प्रोजेक्ट सक्सेस होंगे, उसके बाद हमें जो लोन का पैसा वो भी वापस मिलेगा, जो हमें वर्कर का पैसा पे कर रहे हैं वो लोग वो भी वापस मिलेगा, उसके साथ हमारे वर्कर को इंटरनेशनल काम का भी एक्सपीरियंस हो जाएगा, उसके बाद हमारा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी सक्सेस हो जाएगा। मगर इनके लोन देने की एक स्ट्रैटेजी भी होती थी कि जो बड़े बड़े बैंक्स है, वर्ल्ड बैंक, IMF बैंक, वो कम रेट पे पैसे चार्ज करते हैं, मगर चाइना बहुत ही ज़्यादा रेट पे पैसे चार्ज करता है और बहुत कम समय के लिए ये लोन देता है। मगर बात हो मलेशिया की फॉरेस्ट सिटी की, या फिर बात हो पाकिस्तान के CPEC कॉरिडोर की, या फिर बात हो श्रीलंका के हम्बनटोटा प्रोजेक्ट की, ये जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट है वो भी कंप्लीट नहीं कर पाया चाइना, क्योंकि चाइना के जो वर्कर्स थे वो कॉम्पिटिटिव इनफ नहीं थे, वो उस प्रोजेक्ट के लायक नहीं थे जिन प्रोजेक्ट को उनको ऑफ़र किया गया था। उस कारण से वो प्रोजेक्ट हाल फिलहाल में प्रोजेक्ट सक्सेस ना होने के कारण जिन देशों को चाइना ने पैसे दिए थे वो पैसे भी अब वो देश वापस नहीं कर पा रहे, ऐसी उनकी स्थिति हो चुकी है। बहुत ही अजीब वाक़या दिखाई दिया जब उज़्बेकिस्तान में समरकंद में SCO की मीटिंग चल रही थी। SCO की मीटिंग के दौरान ही शी जिनपिंग, चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग वापस चाइना में चले जाते हैं, और इसका कारण बताया जाता है कुछ प्राइवेट रीजंस से।
मगर कुछ दिनों बाद पता चलता है कि उनकी जो पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी, उनमें ही एक अंदरूनी विद्रोह चल रहा था प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के खिलाफ, और कह रहे थे कि शी जिनपिंग को हटा के किसी और को प्रेसिडेंट बनाया जाए। इसी कारण से चाइनीज पीएम वापस अपने देश चाइना में चले जाते हैं और वहाँ पे जाके स्थिति को कंट्रोल में लेते हैं। उसके बाद कुछ दिनों बाद एक जनरल पार्टी मीटिंग होती है चाइना में, जो सबसे बड़ी मीटिंग होती है चाइना की। उस मीटिंग में जो पार्टी के सबसे वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको धक्के मार के निकाला जाता है। ये स्टेटमेंट देने के लिए शी जिनपिंग ने ऐसे किया था कि मैं ही इस देश का राजा हूँ, इस कम्युनिस्ट पार्टी का राजा हूँ। ये एक वाक्य आपको दिखाने के लिए काफ़ी है कि चाइना में बहुत ही बड़ी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, राजनीतिक अस्थिरता बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल पर हो चुकी थी। इसी कारण से जो बड़े बड़े बिलियनर्स थे, जो बड़े बड़े अमीर लोग थे चाइना में, वो देश छोड़ के भागने लगे, क्योंकि उनको लगा कि अब हमको ये चाइनीज़ प्रेसिडेंट टारगेट करेंगे। 2021 में सबसे ज़्यादा स्टेबल देश था चाइना। सबसे ज़्यादा स्टेबल इस कारण से कि जो चाइना कोविड में जो मास्क वगैरह बेचता था, उससे कारण उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी कमाई हो रही थी। मगर 2022 में सबसे ज़्यादा चाइना में ही कोविड फैल गया। इस कारण से चाइना के जो लोग थे, वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा पीड़ित थे, क्योंकि चाइना ने स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगा के रखा था। इस कारण से चाइना के पास अचानक से पैसे की कमी दिखाई देने लगी, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा पैसा था उनके पास, वो उन्होंने बाकी के कंट्री को लोन देने में बिता दिया, और अब वो कंट्री वापस नहीं दे रही, और बहुत से ऐसे इकोनॉमिकल टर्म्स थे जहाँ पे चाइना फंसते हुए दिखाई दे रहा था। इसी कारण से चाइनीज़ लोग त्रस्त होके सड़कों पे निकल उतरे थे और चाइनीज़ गवर्नमेंट के खिलाफ विद्रोह करने के मूड में थे। मगर चाइना ने इस विद्रोह को कम करने के लिए सड़कों पे टैंक, जी हाँ सड़कों पे, सिटी में टैंक दौड़ाए और कहा कि जब चाइनीज़ लोग बात नहीं मान रहे थे तब उनको धमकाया गया और कहा गया कि जो 1898 में जो हमने ताइनमेन स्क्वायर में लाखों लोगों की जान ली थी, वो हम दोबारा से दोहरा सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है उसको दोहराने में। जैसे ही 2022 में रशिया ने यूक्रेन पर वॉर डिक्लेयर किया, उसके बाद से चाइना अग्रेसिवली देख रहा था ताइवान की ओर, और देख रहा था कि हम ताइवान को कैसे एक्वायर कर ले। ताइवान को एक्वायर करने के पीछे दो कारण है, एक हिस्ट्री में जो झड़प हुई थी वो, और दूसरा जो चाइना के लोग परेशान थे इकोनॉमिकली, उनको एक नया मुद्दा देना था। इस कारण से ताइवान की ओर फोकस किया चाइनीज़ पीएम ने। बट ताइवान की ओर से यूएस ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखाया है। चाइना को बोला कि हम यूएस ताइवान के साथ खड़ा है। ऊपर से वो गलवान घाटी का इंसिडेंट, उसके बाद उसे ही दोहराने की कोशिश की गई अरुणाचल प्रदेश में, या फिर हो स्पाई शिप्स जो श्रीलंका में भेजे गए बार बार, जिसपे इंडिया बहुत ही नाराज होने के सिवाय कुछ नहीं कर पाया। ये बड़े बड़े इंसिडेंट्स जो चाइना ने इंडिया पे किए हैं वो भूलने लायक नहीं थे। रही बात रशिया की, रशिया के रिलेशंस चाइना के साथ बहुत अच्छे हैं, मगर रशिया को भी पता चल गया रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान कि चाइना भी साथ नहीं है। जबकि चाइना के पास कितना ही पैसा है, चाइना कितना भी लड़ ले यूएस से, मगर रशिया का वो फुल फ्लेज वॉर में साथ नहीं देगा। जैसा साथ इंडिया से मिल रहा है रशिया का, वो वैसा साथ चाइना से नहीं मिल रहा, जिसकी अपेक्षा रशिया ने की थी। चाइना आज के दिन इकोनॉमिकल टर्म्स पे घिरा हुआ है अपने ही लोगों से, अपने ही देशवासियों से, सबसे पहली बात। दूसरी बात, रशिया जैसा दोस्त उसने इस दौरान खो दिया है, ये फॉर श्योर है। तीसरी बात, जो ताइवान हथियाना था इस दौरान जब रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा था, उनके पास सुनहरा मौका था, फिर भी वो हथिया नहीं पाए। पांचवी बात, इस वीडियो से ये समझ में आती है कि चाइना में जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, वो कंपनीज भी निकल के आज के दिन वियतनाम और इंडिया में चली गई। वो उनका जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, वो भी आज खतरे में दिखाई दे रहा है। और रही बात इंडिया चाइना रिलेशंस की, उसके लिए हम अलग से वीडियो ला रहे हैं। और ये सब चीज़ों की शुरुआत हुई 2022 के 10 मार्च से, जब सीओ की समिट छोड़ के वापस आए शी जिनपिंग, और ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत सी चीज़ों को दर्शाते हुए दिखाई दी चाइना की। अरे ऐसे ही वीडियोस, तब तक के लिए जय हिंद।